तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर 6 जून करंट अफेयर में। और आज हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई हैं और कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं और कहां बदला है किसका नाम। और उन सभी पॉइंट में से हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको अपनी परीक्षा की दृष्टि से उसे ढूंढ के निकालेंगे और एक एक करके देखेंगे कि वो सब क्वेश्चन वो सब पॉइंट कौन कौन से हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं पहला एक पॉइंट आपको क्या दिखा रहा है कि कवच सिस्टम के बारे में ये दिखा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि कल परसों जो रेल दुर्घटना हुई थी, कोरोमंडल रेल दुर्घटना, जिसमें एक साथ 3 ट्रेनें टकरा गई थी, उसी के रिगार्डिंग उसी को दुरुस्त करने के लिए, ये रेलवे सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कवच सिस्टम लाया गया है, जो कि टेक्निकली काफी साउंड है। इसके बारे में आगे की स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आगे यूएई ने 2025 में वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस WCC आयोजित करेगा। ये इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु होते हैं और ये समिति किससे संबंधित होती है, इसके बारे में अगली स्लाइड में हम लोग बात करेंगे। वहीं पे एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, वीरांगना को श्रद्धांजलि, महारानी अहिल्या देवी के नाम पर अहमदनगर का नाम बदल कर रख दिया गया है अहिल्या देवी नगर। डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेता बनने वाले पहले त्रिनिदादियन बन गए हैं। इस तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। अब्दुल्ला अल मंडोस WMO के अध्यक्ष बनने वाले पहले यूएई के मौसम विज्ञानी हैं ये। उसी के साथ SBI लाइफ ने कैसे सहारा लाइफ के पॉलिसी धारकों की मदद की और क्या क्या उसने और भी कौन कौन सी और भी उसने एक्शन लिए ताकि पॉलिसी धारकों को कोई नुकसान न पहुंचे। वहीं पे RBI ने इंडियन ओवरसीज बैंक पे एक पेनाल्टी लगाया हुआ है। पेनाल्टी लगाने का रीजन क्या था वो देखेंगे हम लोग। और देखते हैं NIPCCD ने मिशन वात्सल्य पर एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया है। वहीं पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया गया और इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन 4 जून को मनाया गया। दोस्तों इस तरीके से चैनल को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि जो है हमारी रीच बढ़ सके और आपको भी फायदा हो और जो है आपके दोस्त भी इससे फायदा ले सकें। तो देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट क्या है। अगले पॉइंट में देखिए कवच सिस्टम के बारे में जो मैं बात कर रहा था अभी। कवच सिस्टम है क्या? कवच देखिए कितना सुंदर कवच बना हुआ है। कवच रेलवे सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए एक नई प्रणाली लाई गई है, उसको कवच का नाम दिया गया है। जैसा कि कोरोमंडल में जो रेल दुर्घटना हुई थी उसी के तहत यह, ताकि वैसी रेल दुर्घटना फिर भविष्य में ना हो, उसीलिए इस कवच सिस्टम को लाया गया। अब देखते हैं कवच सिस्टम है क्या। कवच भारत का स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ठीक है, भारत का स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो ट्रेन के टक्कर और दुर्घटनाओं से बचाने का लक्ष्य रखता है। कवच इलेक्ट्रॉनिक RFID डिवाइस का इस्तेमाल करता है जो लोकोमोटिव, ट्रैक्स, सिग्नलिंग सिस्टम और स्टेशन के साथ कम्युनिकेट करता है। ये RFID डिवाइस है जो कि लोकोमोटिव मतलब ट्रेन के साथ, ट्रैक के साथ, सिग्नल के साथ और स्टेशन के साथ कम्युनिकेट करता है। वो टेक्निकली आपस में कनेक्टेड रहते हैं ताकि RFID का प्रयोग करके और सिग्नलिंग सिस्टम का प्रयोग करके जो भी दुर्घटना घटित होने वाली है उसका अलर्ट पहले से ही भेजा जा सके अलर्ट सिस्टम को। कवच लोको पायलट को अलर्ट करता है और ब्रेक्स ऑटोमेटिकली लगाता है। ठीक है, देखिए कितना एडवांस है। जब यह किसी दूसरी ट्रेन को सेम लाइन पर या किसी सिग्नल का उल्लंघन करते हुए डिटेक्ट करता है, तो जब ये देखेगा कि कोई ट्रेन सेम लाइन पे है या कोई सिग्नल जो है का उल्लंघन हुआ है तो ये तुरंत ऑटोमेटिकली अलर्ट भेजेगा ऑपरेटर को। ऑपरेटर वहां से और भी आगे ब्रॉडकास्ट करेगा और जल्दी से जल्दी उस ट्रेन को रोकने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कवच सिस्टम बहुत काफी जिंदगियां बचा सकता है और यह रेलवे के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों जो कोरोमंडल में जो दुर्घटना में जो घायल हुए हैं या जिनकी जान गई है उनके लिए एक बार फिर से हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं ताकि इस कवच सिस्टम से जो है और लोगों की जान न जा सके। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है मेरे दोस्तों। और देखते हैं अगली स्लाइड में क्या कह रहा है। अब यूएई में देखिए, यूएई में क्या हुआ है कि वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा कब? 2025 में। तो ऐसा नहीं है कि यूएई को बस दे दिया गया है। यूएई इसके लिए वो प्रस्ताव पारित होता है या उसके लिए चुनाव होता है
उसके बाद किसी देश को ये कॉन्फ्रेंस कंजर्वेशन ये WCC करने का मौका मिलता है। ये देखिए कितना सुंदर चित्र है, दुबई है, ये पहाड़ है, ये सब डिजर्ट है। ये देखिए वहाँ का पक्षी है बाज। लोग दुबई जाते होंगे, देखते होंगे कि अक्सर वहाँ पे दुबई वाले जो है अपने हाथ में से बाज बैठाए रहते हैं, ठीक है। तो UAE 2050 में अबू धाबी में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन मतलब IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस आयोजित करने जा रहा है। यह WCC किससे संबंधित है, क्वेश्चन आ सकता है। WCC किससे संबंधित है, वह IUCN से, ठीक है। और 2025 में ये WCC कहाँ आयोजित होने जा रही है, दुबई में आयोजित होने जा रही है। कौन कर रहा है, UAE, ठीक है। अब WCC दुनिया का लार्जेस्ट और महत्वपूर्ण कंजर्वेशनिस्ट का सम्मेलन है, जिसमें 160 से ज्यादा कंट्री और 10,000 से ज्यादा वहाँ के जो डेलीगेट होंगे, प्रतिनिधि होंगे, वो भाग लेंगे। WCC पर्यावरण संबंधी चुनौतियों पर चर्चा करेगा और भविष्य के लिए कंजर्वेशन के कार्यों के लिए प्रस्ताव और सुधार देगा। तो देखिए दोस्तों, ये WMO हो गया, WCC हो गया, IUCN हो गया, ये सभी चीजें जो है हमें किस तरफ ले जाए, क्लाइमेट को कैसे बचाना है, अपने पर्यावरण को कैसे शुद्ध करना है, कैसे ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करना है, ताकि मानव जीवन को खतरे में पड़ने से बचाया जा सके। UAE जो है अपने यहाँ खुद इन हाउस प्रोग्राम चलाता रहता है। इसमें से जैसे शेख जायद डिजर्ट लर्निंग सेंटर और अल आइन ओएसिस, इस तरीके से खुद के उसके इन हाउस क्लाइमेट संरक्षण से संबंधित प्रोग्राम है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ इस पॉइंट से एक बहुत ही इस स्लाइड से कम 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आप बार इसको देखिएगा और जो है इसको पढ़िएगा, ताकि आपको जो है बाद में इसका पता लगा सके। देखिए दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आई है कि वीरांगना को श्रद्धांजलि। अहिल्या देवी का नाम तो सबको पता होगा, बच्चे की जुबान पर होगा। अहमदनगर का नाम अहिल्या देवी नगर किया गया। बहुत ही बढ़िया खबर है। हिंद हिंदुस्तान, जय हिंद जय भारत। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम 18वीं सदी की वीरांगना अहिल्या देवी होलकर के नाम पर अहिल्या देवी नगर कर दिया गया है। ये घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके 298वें जन्मदिन के अवसर पर उनके जन्म स्थान चौंधी में की गई। मतलब ये है वीरांगना अहिल्या देवी। इनका देखिए कितना सुंदर फोटो बनाया गया है 3D के द्वारा। और ये देखिए इनका जो जन्म स्थान है चौंधी में है। इनका 298वां जन्मदिन था, उसी अवसर पर अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्या देवी नगर कर दिया गया है। ये नाम बदलने की पहल धनगर समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अहिल्या देवी किस समुदाय से आती थी, धनगर समुदाय से आती थी। उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये धनगर समुदाय अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहा है। इसी बीच इनका नाम भी बदल दिया गया है। तो दोस्तों इनका नाम तो बदल दिया गया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर नाम चेंज होता है, ठीक है। तो चूंकि यह जैसे कि यह एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट या किसी उसके अंदर आने वाले किसी ब्लॉक का नाम अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट का नाम मान लीजिए चेंज करना है, तो कैसे चेंज होता है, इसके लिए इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए कुछ नहीं होता है, जो भी उस वहाँ का MLA होता है, ठीक है, वह अपने विधानसभा में अपना एक रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपने यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी या जिले का नाम चेंज करना है, ठीक है। तो वो जाता है विधानसभा में, तो वहाँ से अब क्या जाता है, वहाँ के सभी जो मेंबर होते हैं वो सब इस बात से अवगत हो जाते हैं। उसके बाद वो जाता है होम अफेयर्स के पास, मतलब गृह मंत्रालय के पास जाता है। गृह मंत्रालय के पास जाने के बाद वह विभिन्न डिपार्टमेंट में जाता है। विभिन्न डिपार्टमेंट से अप्रूवल होने के बाद फाइनली वह आ जाता है कि स्टेट के पास आ जाता है, ठीक है। स्टेट उसको जो है अप्रूव कर देता है, तो वहाँ से उसका नाम चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्ट्रिक्ट का नाम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों इसको पढ़ लीजिएगा, कमेंट में कमेंट भी कर दीजिएगा। और ऐसे ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि अहमदनगर वासियों को, जो कि अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्या देवी नगर कर दिया गया है। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी को या जो इस हमारे इतिहास के बारे में पता लगेगा। अब देखिए वहीं पे एक नई नियुक्ति हुई है। नई नियुक्ति क्या हुई है, डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेता बनने वाले पहले त्रिनिदादियन है। त्रिनिदाद और टोबैको देश है ना, वहाँ के हैं। ये कौन है, ये डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद और टोबैको के एक अनुभवी राजनयिक संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 78वें सदस्य के मतलब अध्यक्ष के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। मतलब
ये UNGA उंगा के 78वें जो है राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये हैं त्रिनिदाद के डेनिस फ्रांसिस। कब बने थे? जून 1 2023 को न्यूयॉर्क के एक समारोह में सर्वसम्मान सहमति मतलब चुनाव हुआ था न्यूयॉर्क में, उसके बाद ये बने थे 1 जून 2023 को न्यूयॉर्क में सर्वसम्मान एवं सहमति के साथ चुनाव हुआ था, जिसमें त्रिनिदाद के पहले प्रत्याशी हैं जो कि UNGA के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। यह त्रिनिदाद देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो त्रिनिदाद और टोबैगो के पहले प्रत्याशी हैं, ठीक है। वो सितंबर में UNGA का चार्ज संभालेंगे और 1 साल तक उसकी बैठकों और गतिविधियों की वे अध्यक्षता करेंगे। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शांति, समृद्धि, प्रगति और इनकी प्राथमिकता में शामिल होगा। तो इस तरीके से ये UPSC या और भी गवर्नमेंट एग्जाम के UPPCS और RO ARO जो भी एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है, ठीक है। और आगे देखते हैं अब्दुल्ला अल मंडौस, ये देखिए ये भी एक सब बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति ये भी हुई है। देखिए अब्दुल्ला अल मंडौस WMO के अध्यक्ष बनने वाले पहले UAE के मौसम वैज्ञानिक हैं। देख लेते हैं अब्दुल्ला अल मंडौस के बारे में। अब्दुल्ला अल मंडौस संयुक्त अरब अमीरात के एक मौसम विज्ञानी ने विश्व मौसम संगठन WMO 2023 में ये अध्यक्ष बने हैं। इनका कार्यकाल का होगा 2023 से 2027 तक होगा। 1 जून को ये भी चुनाव जीते हैं। कब? जिनेवा स्विट्जरलैंड में एक समारोह में। अभी जो वो त्रिनिदाद के थे फ्रांसिस, वो उनका चुनाव न्यूयॉर्क में हुआ था, लेकिन इनका चुनाव जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है। WMO का जो भी गतिविधि या चुनाव होता है ना, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है, और उंगा जो होता है उसका जो भी गतिविधि चुनाव होता है वो न्यूयॉर्क में होता है। वो UAE के पहले प्रत्याशी हैं और WMO के अध्यक्ष बने हैं। UAE के पहले प्रत्याशी ऐसे हैं जो WMO के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने इनका फोटो क्यों लगाया, जो मैडम इनका फोटो क्यों लगाया, क्योंकि ये भी क्या बनी है, जनरल सेक्रेटरी बनी है WMO की, ठीक है। इन्होंने बहुत भारी मतों से वहां पे विजय प्राप्त की है। अभी कल करंट अफेयर में मैंने बताया था। इनका नाम है सेलेस्टा साओलो इनका नाम है, और ये हैं आपके अब्दुल्ला अल मंडौस। इस तरीके से ये भी नए हैं और ये भी नए हैं। ये अध्यक्ष हैं, ये उनकी सेक्रेटरी बनी है। ये अर्जेंटीना की है, ठीक है, और ये हैं आपके UAE के, ठीक है। इस तरीके से 2 महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं WMO के लिए दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और जो है दोनों नए अभी बने हैं, और इस तरीके से ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, इसको बहुत आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि SBI लाइफ ने कैसे सहारा लाइफ के पॉलिसी धारकों की मदद की। 2 बीमाकर्ता कंपनियों की कहानी देंगे। अब वो 2 बीमाकर्ता कंपनियां हैं कौन कौन सी? एक तो आपके है सहारा है, ठीक है, और एक SBI लाइफ है। अब जो ये सभी जो IRDA क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको एडा कहते हैं, ठीक है। अब ये जो इंश्योरेंस से संबंधित जो भी रूल बनाना है, जो भी कानून बनाना है, उसको कौन संचालित करता है, कंट्रोल कौन करता है? एडा, ठीक है। उसको रेगुलेटर यहाँ पे बोल दिया गया है। तो ये घटना हुई क्या, सहारा लाइफ आपको पता ही है कि वो कंगाल हो चुका है, तो उसके जो पॉलिसी धारक हैं अब वो जाएंगे कहाँ? तो अब उसको उन पॉलिसी धारकों को एक सहारा देने के लिए, और एक उनको डूबते को तिनके का सहारे का भी होता है। एडा ने SBI लाइफ को सहारा के जो भी पॉलिसी धारक हैं सारे के सारे SBI लाइफ में ट्रांसफर हो गए हैं। इस तरीके से पॉलिसी धारकों का नुकसान होने से बच गया है, ठीक है। SBI लाइफ तत्काल ही सहारा लाइफ के लगभग 2 लाख पॉलिसी और संपत्ति का दायित्व संभालेगी। मतलब SBI लाइफ कितने लाख पॉलिसी का दायित्व संभालेगी सहारा से? तो है 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख पॉलिसी धारकों का जो है जीवन नैया को इसने पार लगाया है। सहारा लाइफ को 2017 में किसी नई बिजनेस को अंडरराइट करने से भी रोक दिया गया था। मतलब वो कोई 2017 से कोई नया बिजनेस नहीं कर सकेगी, और उसकी देखभाल के लिए एक रेगुलेटर नियुक्त किया गया था, ठीक है। इस तरीके से अंग्रेज जो है किसी राजा के दरबार में जाते थे और अपना एक प्रतिनिधि वहां पर रख देते थे ना, कि वह और राजा से वो पैसा भी लेता था कि वह
राजा से पैसा भी लेता था और वहीं खाना वाना सब खाता था, और वहाँ की सेना भी उसकी खुद रहती थी, और राजा की गतिविधियों पे नजर रखता था, और वह जाकर के अपने गवर्नर जनरल को भी रिपोर्ट करता था, और राजा खुश होता था कि हमारी बस सुरक्षा हो रही है। ठीक है, लेकिन वो बात यहाँ नहीं है। जब यह सहारा लाइफ ने कहा कि हम लोग कंगाल हो गए हैं, तो रेगुलेटरी ने यह रूल बनाया कि तुम कोई नया बिजनेस नहीं चलाओगे, और नया बिजनेस नहीं चलाओगे, और अगर कि जो हमने शर्तें और नियम कायम करे हैं तुम सही से चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो, इसके लिए वहां पे एक रेगुलेटर की नियुक्ति की गई जो इसकी देखभाल करता था। अब जब रेगुलेटर की यानी प्रबंधक की नियुक्ति की गई, तो उसने पाया कि सारा लाइफ फंड का दुरुपयोग किया था, और रिजर्व मनी जो होता है, मतलब जब जैसे अपना गाड़ी में जब पेट्रोल खत्म हो जाता है, थोड़ा सा बचा होता है ना, तो उसे रिजर्व पेट्रोल बोलते हैं। रिजर्व उसी से थोड़ी देर दूर तक जाती है, और फिर हम लोग भरवा लेते हैं। तो इसके बाद वो रिजर्व मनी, कंगाल होने के बाद इसके पास तो रिजर्व मनी हो गया था, उसी पर सर्वाइव कर रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि देखा कि इन्होंने कि सहारा लाइफ ने फंड का दुरुपयोग भी किया है, इसे दुरुपयोग भी किया है, इसीलिए इसने अपना रेगुलेटरी नियुक्त किया था, और वहां पे जो भी आगे का एक्शन था, कैसे कैसे पॉलिसी धारकों को बचाया जाए, वो अपना उसका रूल बना रही थी। रेगुलेटर ने कहा था कि पॉलिसी होल्डर्स के हितों की रक्षा और सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए टेक ओवर करना जरूरी था। यह टेक ओवर जो किया गया है एसबीआई लाइफ के द्वारा सहारा को, वह बहुत ही जरूरी था, ताकि पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा की जाए। अंत में कौन आता है? कस्टमर ही तो आता है। ठीक है, कस्टमर फर्स्ट और कस्टमर इज गॉड। ठीक है, ये बीमा कंपनियों का जो है ये टैगलाइन होती है, ताकि जो है कस्टमर को एट लास्ट नुकसान नहीं होना चाहिए। कस्टमर से ही सारी कमाई भी है, और कस्टमर को ही नुकसान हो जाएगा तो इनकी कमाई कहाँ होगी। इसलिए ऐसा एडा के द्वारा बहुत ही अच्छा रूल बनाया गया है, ताकि पॉलिसी धारकों को कोई नुकसान न होने पाए। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है कि NIPCCD ने मिशन वात्सल्य, ऐसा लग रहा है कि बच्चों से संबंधित है, पर एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया है। ठीक है, ये देखिए कितना सुंदर 3D चित्र बना हुआ है NIPCCD के द्वारा। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट NIPCCD ने जून 1 से जून 4 2023 तक मिशन वात्सल्य पर चाइल्ड केयर CCI के फंक्शनरीज के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग का प्रोग्राम आयोजित किया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था कि CCI फंक्शनरी को चाइल्ड केयर और प्रोटेक्शन के विभिन्न पहलुओं पर, जैसे चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड एब्यूज और चाइल्ड फ्रेंडली, मतलब बच्चों से संबंधित जितने भी फ्रेंडली या उनकी सुरक्षा से संबंधित, उनके विकास संबंधित जो काम है, वो इस मिशन के तहत किए जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे, सॉरी। इस मिशन में जुवेनाइल जस्टिस केयर और प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल एक्ट 2015 और इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICPS का क्रियान्वयन पर भी ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कि ये यहाँ पे 2015 था, 2015। ठीक है, तो इस पे आएगा कि इस प्रोग्राम में जुवेनाइल जस्टिस केयर और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट कब आया था? 2015 में। ठीक है, कौन सा एक्ट है? एक्ट 2015। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न बन जाता है दोस्तों। और इस तरीके से इस स्लाइड में 3-4 प्रश्न तो आपके हैं ही, जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, कनेक्टेड से रहते हैं वो सब, क्योंकि इसमें देखिए यूपी PCS का जो पेपर आया था उसमें क्वेश्चन कनेक्टेड थे, 2 सही हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि एक ही ऑप्शन लगा करके आप आगे बढ़ जाएंगे, जब दोनों पता होंगे तभी वो क्वेश्चन सही होगा। इस तरीके से दोस्तों ये नया पैटर्न चला है, इसलिए हमें मल्टीपल बहुविकल्पी हमें एक से अधिक क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। अब देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया? 5 जून को मनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 का थीम क्या था? कैंपेन। ये कैंपेन के अंदर बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के अंदर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन नाम की इसकी थीम थी। ठीक है, यह इवेंट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP, ठीक है, UNEP, देखिए UNEP द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि 1974 से लगातार हो रहा है। इस इवेंट के में लोगों को प्रेरित करता है कि अपने लाइफ स्टाइल, नीतियाँ और जो उनका डेली रूटीन है उसको बदलें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। यह इवेंट UN डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021-2030 के लॉन्च का भी मार्क करता है। मतलब 2021 से 2030 तक
ये सेम ये लोग काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं हम लोग कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया गया है और इसकी थीम क्या है, ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसका जो है कैंपेन का नाम क्या है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, और किसके द्वारा मनाया जाता है, यूएनईपी के द्वारा। तो ये 3-4 यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले पॉइंट में क्या है, अगले पॉइंट में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन, ये 4 जून को मनाया गया है। ये क्या है देख लेते हैं जरा। ये देखिए, जैसा कि आपको ये फिगर आपको बता रहा है क्या है ये। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन यूएन का इनिशिएटिव है जो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एब्यूज के विक्टिम बच्चों के दर्द और पीड़ा को निस्तारित करने के लिए हर साल 4 जून को मनाया जाता है। अब इस दिन की शुरुआत क्यों हुई थी, 1982 में जो लेबनान वार के बाद बच्चों को मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न को झेलना पड़ा था, उसके बाद ही इस दिन की शुरुआत हुई थी। कब, 1982 के बाद। ठीक है, लेबनान वार के बाद इस दिन की शुरुआत, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन कब मनाया जाता है, 4 जून को। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1982 में जो लेबनान वार के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। यह संस्था चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड सोल्जर और सेक्सुअल अब्यूज के खिलाफ काम करती है।